Today we are going to discuss मेंस रिया। हालांकि मेंस रिया आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हर जगह उसका जिक्र है। जैसे कि हम डिसऑनेस्टली पढ़ते हैं, जैसे कि हम कपटपूर्वक पढ़ते हैं, वॉलंटरली पढ़ते हैं, ऐसे ही अदर एक्ट में बताया गया है। तो किसी भी ऑफेंस को कमिट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है कोई ऑफेंस कारित करने से पहले। तो दोस्तों हम देखते हैं उसके अपराध कारित करने के आवश्यक तो सबसे पहले कोई पर्सन होना चाहिए, और उस पर्सन का जो इंटेंशन है वो गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए या मेंस रिया होना चाहिए। और थर्ड है उसके द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन किया जाना चाहिए, और उसके एक्ट या ओमिशन से किसी अदर व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को क्षति कारित होनी चाहिए या हानिकारित होनी चाहिए। तो उसमें से जो सेकंड एलिमेंट्स है मेंस रिया या दुराशय या क्रिमिनल इंटेंशन, इसको हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रिमिनल इंटेंशन क्या होता है? किसी की आपराधिक मन स्थिति, किसी का दूषित आशय। तो इसे हम एक लैटिन मैगजिम से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसे हिंदी में कहेंगे कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसकी मन स्थिति भी अपराधी ना हो। कोई व्यक्ति, उसका कोई कार्य, वैसे भी कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता, लॉ उसे इनोसेंट मानता है जब तक कि उसका क्रिमिनल इंटेंशन प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक कि उसका क्रिमिनल एक्ट प्रूफ नहीं हो जाता है। दोस्तों इससे आगे इसके साथ साथ एक और उक्ति अपन पढ़ेंगे जो कि आईपीसी के सेक्शन 94 में चरितार्थ होती है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं होता है। किया तो मेरे ही द्वारा जाता है, लेकिन मेरी इच्छा के द्वारा, मेरे स्वेच्छा से ना करने के कारण वह कार्य मेरा नहीं होता है। 94 कहता है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, तो उसी में हम ये उक्ति सेट करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 94 की इस उक्ति को। जैसे कि एक लुहार होता है, उसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है 94 में ही कि एक लुहार है जिसे कंपेल करके, विवश करके और ये धमकी देके कि अगर तुम जिस घर में हमें लूट करना है उसका गेट नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु कर दी जाएगी या तत्काल घोर उपहति कर दी जाएगी, जिसके डर से वह लुहार जाके उस घर का गेट तोड़ता है और वो डाकू जाके उस घर में घुस के डकैती करते हैं। तो वो डाकू कह सकता है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ कंपेल करके लाया गया था और उसे वहाँ पे आपराधिक मन स्थिति से छूट मिली हुई है, अपराध कारित करने से छूट मिली हुई है। दोस्तों हम मेंस रिया पे केस देखेंगे, फाउलर वर्सेस पेजेट, 1798 का केस है। इस केस में कहा गया कि जहां किसी अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक आपराधिक आशय अनुपस्थित होता है, जहां किसी अपराध को गठित करने के लिए मेंस रिया प्रेजेंट नहीं होता है, किसी का क्रिमिनल इंटेंशन प्रूफ नहीं होता है, वहां किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसी लॉ के द्वारा ही उसका मेंस रिया का अपवर्जन करके भी किसी एक्ट को ऑफेंस ना बनाया गया हो, जैसे कि न्यूसेंस, जैसे कि किडनैपिंग। आगे एक केस हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ से मेंस रिया की स्टार्टिंग हुई है या मेंस रिया के अभाव में भी किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिला है। आर वर्सेस प्रिंस का केस, इसे जस्टिस ब्लैकबर्न ने डिसाइड किया है। हेनरी प्रिंस 16 वर्षीय लड़की, एक 16 वर्ष की लड़की होती है जिसे वो 18 ईयर ओल्ड समझ के और बहला फुसलाकर बाहर ले जाता है उसके फादर की कस्टडी से और उसके फादर की कंसेंट के बिना। बाद में वो जब पकड़ा जाता है, उसके फादर क्लेम करते हैं तो वो अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो डिफेंस लेता है कि मुझे इस लड़की ने बताया था कि उसकी एज 16 वर्ष ना होके 18 वर्ष है, जिसकी वजह से मैं उसे ले गया।
तो कोर्ट ने उसे डिसाइड किया कि नहीं, आपको ये डिफेंस नहीं मिल सकता, मात्र इस आधार पे कि आपको उसकी एज 18 ईयर पता थी और उसे अपहरण के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुआ बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है, फिर भी उसे बाय लॉ ऑफेंस बताया गया है। एक केस है उस पर, मध्य प्रदेश का ही, अपने नाथूराम वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट AIR 1966। इसमें कहा गया है कि लॉ द्वारा लॉ बनाकर कुछ केसेस को मेंस्ट्रुआ का अवर्जन करके भी ऑफेंस बनाया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, सेडिशन हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, बाइगैमी हो गई, अपहरण हो गया, वेजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसे केसेस है जिसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है, किसी क्रिमिनल इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, मेंस्ट्रुआ की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद भी ये एक्ट मात्र ही व्यक्ति को पनिशेबल बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों देखते हैं हम न्यूसेंस भले से ही एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम लोक कल्याण में, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा कार्य न्यूसेंस नहीं हो सकता। सपोज एक रोड है, सड़क है, वहाँ पे एक टेंट लगा देते हैं और किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों को वो पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक इंटरेस्ट में कपड़े बांट रहे हैं। तो कपड़े बांटना तो उनका पब्लिक वेलफेयर हुआ, वो एक तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। परंतु जो टेंट लगा रखे हैं पब्लिक प्लेस पे, मीन्स रोड पे, लोगों का आना जाना बाधित हो रहा है, तो वहाँ पे वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, भले ही वो जन कल्याण में कार्य कर रहे हों। इसलिए यहाँ पे उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता है किसी को हर्ट करना या किसी को कष्ट देना। वो तो वेलफेयर में काम कर रहे हैं, परंतु जनता को उससे हानि हो रही है, आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ मेंस्ट्रुआ ना होने के कारण भी वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है। शेराज वर्सेस डी रूटजन का केस है, जिसमें 3 बातें डिसाइड हुई थी कि वैसे तो हर ऑफेंस में मेंस्ट्रुआ आवश्यक होती है, परंतु ये 3 केसेस है जिनमें मेंस्ट्रुआ ना होने पर भी ऑफेंस की श्रेणी में माना गया है। तो पहला ये है कि अगर जो अपराध है ही नहीं, परंतु पब्लिक इंटरेस्ट में दंड का प्रावधान होने की वजह से उसे प्रोहिबिट किया गया हो, उसे प्रतिबंधित किया गया हो। और दूसरा है न्यूसेंस, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। और थर्ड है आपराधिक स्वरूप के वे मामले जो कि वास्तव में किसी सिविल राइट को लागू करने मात्र के लिए केवल संक्षिप्त रीति बताते हैं। ये 3 केसेस हैं जहाँ की मेंस्ट्रुआ ना होने के वजह से भी वो ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।